हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक आपने हमारी कहानी उड़ता महल के भाग 4 सुन लिए थे। आज हम सुनेंगे उड़ता महल भाग 5। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुशल वैद्यों के उपचार से राजकुमारी की सहेली शीघ्र स्वस्थ हो गई। वह चलने फिरने लगी। राजा ने उसे बुलवाया, महल उड़ने के विषय में पूछा। इस घटना को याद करके किरण सिहर उठी, फिर बोली, महाराज, वह घटना बड़ी ही रोमांचकारी है। हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। राजा उत्सुकता से बोले, दुर्घटना के समय तुम राजकुमारी के साथ ही थी, इसीलिए तुम्हें सही जानकारी होगी। तुम सच सच बताओ कि कब, क्या और कैसे हुआ। तुम्हारे बयान से हमें राजकुमारी की खोज में सहायता मिलेगी। रात को राजकुमारी जब स्वर्ण महल में सोने गई थी, मेरे सहित उनके साथ 5 सखियां और 2 दासियां थीं। मुख्य द्वार पर कई सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही रथ उतरा, हमने महल के अंदर प्रवेश किया। सैनिक आदर से शीश झुकाकर अलग हट गए। राजकुमारी आगे आगे थी, हम सखियां उनके अगल बगल, दोनों दासियां आगे पीछे। राजकुमारी हमें लेकर महल के सबसे विशाल और सुसज्जित कमरे में पहुंची। उस कमरे में कई शानदार पलंग बिछे थे। ऐशो आराम की दूसरी चीजें ढंग से सजाई गई थी। फर्श पर मखमली कालीन बिछा था। दीवारों पर चित्रकारी बनी थी। खिड़कियों पर मोतियों की झालरें झूल रही थी। राजकुमारी हमारे साथ साथ घूम घूम कर कमरे की सजावट देख देख कर आनंद से विभोर हो रही थी। उसके बाद राजकुमारी सबसे शानदार पलंग पर बैठ गई और हमें नाचने गाने को कहा। इस पर एक सखी ने राजकुमारी से नाचने का आग्रह किया। राजकुमारी सहर्ष तैयार हो गई। वे नाचने लगी और हम लोग गाने लगे। लगभग 1 घंटे तक हमारा नाच गाना चलता रहा। उसके बाद हम सबको सहसा ही प्यास लगाई। राजकुमारी ने अधेड़ उम्र की दासी कृष्णा से पानी पिलाने को कहा, लेकिन वहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। कृष्णा असमर्थता प्रकट करती हुई बोली, राजकुमारी जी, यहाँ पानी नहीं मिल सकता। आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है। इस पर राजकुमारी ने बिगड़ कर कहा, जैसे भी हो पानी लेकर आओ, प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। कृष्णा लगभग 1 घंटे बाद पानी से भरी हुई सुराही लेकर कमरे में आई। बोली, बड़ी मुश्किल से एक सिपाही कहीं दूर से यह सुराही भरकर लाया है। आप लोगों को इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। पानी कम था और पीने वाले अधिक, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही पानी पीकर संतोष करना पड़ा। लेकिन वह पानी इतना और खारा और कसैला था कि उसे अधिक पिया ही नहीं जा सकता था। राजकुमारी ने कृष्णा को डांटा कि वह इतना खराब पानी क्यों लाई है। इस पर कृष्णा ने कहा कि यह भी बड़ी कठिनाई से मिला है। पानी पीते ही हम सब पर मूर्छा छाने लगी। हम इस तरह झूमने लगे मानो नशा पी लिया हो। राजकुमारी तो पानी पीते ही खर्राटे भरने लगी थी। जैसे तैसे हम सब एक पलंग पर जा गिरी। हमें तन बदन का होश न रहा। हमारी नींद उस समय टूटी जब बम फटने जैसा धमाका हुआ और हमारी पलकें इस तरह हिलने लगी मानो भूचाल आ गया हो। हम सब चौंक कर अपने अपने पलंग पर उठकर बैठ गई। बड़ी बड़ी आंखें से हमें कभी कमरे की चारों ओर देखते तो कभी एक दूसरे की ओर देखते। धमाके से हमारा कान सुन्न हो गए थे। अचरज और भय के मारे हमारे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। शरीर सूखे एक पत्ते की तरह कांप रहे थे। धमाके की आवाज़ कमरे में अब तक गूंज रही थी। पलंग जोर जोर से हिल रहे थे। दूसरी चीज़ें हिलने के कारण एक दूसरे से टकरा रही थी। कमरे में रोशनी होने के कारण हम साफ देख रहे थे कि वहां कोई नहीं था। पलंग अपने आप हिल रहे थे। दोनों दासियों में से कृष्णा का पता न था। दूसरी दासी बेला फर्श पर कालीन की तरह बेलन की तरह ढुढ़क रही थी, फिर भी कुछ न बोलती थी। जब पलंगों को हिलते लगभग 5 मिनट बीत गए तो राजकुमारी बड़ी जोर से चीखी, बचाओ, कोई बचाओ, भूचाल आ गया है, महल की दीवारें हिल रही हैं। कौन किसे बचाता? हम सभी भय से अधमरी हो गई। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हम सभी अपनी अपनी पलंगों पर इस तरह से चिपकी हुई थी जैसे दीवार से छिपकली चिपकी होती है। एकाएक हमें ऐसा लगा कि पलंग के पाए फर्श पर धंसते जा रहे हैं। इस विपत्ति से हमारे अंदर इतनी ज़्यादा दहशत पैदा कर दी कि हम सब गला फाड़कर चीख उठे, बचाओ बचाओ।
इसी समय एक तेज धमाका हुआ। हमारी चीख पुकार उस धमाके में डूब गई। वह कमरा तेजी से जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई आदमी दलदल में धंसता चला गया। क्षण भर बाद हमें ऐसा लगा कि हम तेजी से एक कुएं में चले जा रहे हैं। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता नहीं है फिर क्या हुआ। अपना बयान समाप्त कर किरण ने निश्वास छोड़ा और अकुलाई दृष्टि से राजा के मुख की ओर देखने लगी। राजा साहब ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उस पर सोच विचार कर रहे थे। तुम्हारे बताने के अनुसार तो महल आकाश में नहीं उड़ा बल्कि जमीन में धंस गया। क्यों? सहसा राजा ने किरण को। हाँ महाराज, जब तक मुझे होश था मैंने यही देखा कि महल जमीन में धंसता चला गया, किरण बोली। राजा रामदेव रहस्य की गुत्थियां नहीं सुलझा पा रहे थे। किरण के बयान में कई संदेहपूर्ण तथ्य थे जो उसकी दुर्घटना में सहायक होने का संकेत करते थे। एक प्रश्न राजा रामदेव को खास तौर पर कुरेद रहा था, वह यह है कि यदि महल जमीन में धंस गया तो किरण जीवित कैसे बच गई? महल के धंसने पर तालाब कैसे बन गया? किरण तालाब में कैसे आई? राजकुमारी और उसकी अन्य सखियां कहाँ विलुप्त हो गईं? और सबसे बड़ी बात यह कि तालाब के खौलते पानी का किरण के शरीर पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? इसके अतिरिक्त दासी कृष्णा द्वारा कसैला पानी पिलाया जाना और दुर्घटना के समय उसका महल से लापता होना कम रहस्यपूर्ण न था। राजा रामदेव घटना चक्र पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे थे। ले देकर वह इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति भयानक षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन वह असाधारण शक्ति संपन्न शत्रु कौन है? हो सकता है यह बात उनकी समझ में नहीं आई। यह जानकारी कि राजा का कोई शत्रु था जिस पर उन्हें संदेह था। इसी समय कई सिपाहियों ने आकर एक नई सूचना दी। महाराज, महल के स्थान पर जो तालाब बन गया था वह पानी के स्थान पर अब खून से लबालब भर गया है। उसमें एक कटा हुआ सिर तैर रहा है। सिर किसी स्त्री का मालूम होता है। राजा रामदेव इस तरह तिलमिलाकर उछले मानो पांव तले जलता हुआ अंगारा पड़ गया हो। कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर वे तालाब की ओर रवाना हुए। इसके आगे की कहानी अगले भाग में मिलते हैं। उड़ता महल का भाग 6वें में।